नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आधुनिक भारत पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम यूरोपियों के आगमन पर बात करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की सैनिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां जो भी रही हो, मुगल सम्राट देश की विभिन्न जातियों में एक राष्ट्र की भावना जगाने अथवा सामूहिक रूप से साथ लेकर चलने में पूर्णतः असफल रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय देश समुद्री नेविगेशन के क्षेत्र में अपनी प्रगति और अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करने की तलाश में थे। इनके लिए भारत स्पष्ट रूप से एक प्रमुख लक्ष्य था, क्योंकि यह व्यापार और मुनाफाखोरी के लिए अधिकतम अवसर प्रदान कर रहा था। इस प्रकार भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली प्रथम थे। अब बात करते हैं पुर्तगाली की। वास्को डी गामा के भारत आगमन पुर्तगालियों तथा भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। वास्को डी गामा के भारत आने से और भी पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम प्रारंभ हो गया। पुर्तगालियों के भारत आने के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना। दूसरा, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाल सरकार ने व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगाली ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। कंपनी वायसराय के नियंत्रण के अंतर्गत काम करती थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य समुद्र पर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करना एवं केवल व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य के लिए भारत के साथ पुर्तगाली संबंधों को सीमित करना था। अल्मेडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। चलिए अब बात करते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क की उपलब्धियों के बारे में। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। साथ ही उसने फारस की खाड़ी में स्थित पश्चिम एशिया के हरमुज और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तथा दमन और दीव में भी पुर्तगाली व्यापार केंद्र बनाए गए। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली नियंत्रण को मजबूत बनाया। वह एक कुशल प्रशासक था। उसने स्थानीय लोगों को भी प्रशासन में सम्मिलित किया। उसने अपने स्वदेशवासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा अगला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। 1530 ईस्वी में उसने अपना कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया और गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। कुन्हा ने सैंथोमी चेन्नई, हुगली बंगाल और दीव काठमांडू में पोर्चुगीज बस्तियों को स्थापित कर भारत में पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण की। अल्बुकर्क के बाद भारत में पुर्तगाली प्रशासन कमजोर हो गया, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी कमजोर और अक्षम थे। पुर्तगाली अधिकारियों को उनके देश की सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया। उनके वेतन कम थे। इस प्रकार वे भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त हो गए थे। पुर्तगालियों ने जबरदस्ती ईसाई धर्म में रूपांतरण और अंतर्विवाह की नीति अपनाई, जिसने मूल निवासियों से इनकी शत्रुता को बढ़ा दिया। 1580 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ विलय हो गया, जिसमें भारत में पुर्तगाली हितों की उपेक्षा हुई। पुर्तगालियों को भारत में डच से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और पुर्तगालियों ने ब्राज़ील की खोज की, जिससे भारत पर वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। अब बात करते हैं पुर्तगालियों का महत्व। पुर्तगालियों ने मालाबार और कोंकण तट पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। मिशनरियों जैसे सेंट फ्रांसिस जेवियर, फादर रुडोल्फ तथा फादर मॉन्सेरेट ने ईसाई धर्म के प्रचार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मिशनरियों ने पश्चिम तट पर स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, जहां स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की गई। मिशनरियों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर शोध किया। फादर हैरास ने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक गहन अध्ययन किया। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की।
बाइबल को कन्नड़ और मलयालम भाषा में मुद्रित कराया। पुर्तगाली भारत में तंबाकू जैसे कुछ फसलें तथा कुछ फल और सब्जियां भी लाए, जैसे आलू, भिंडी, मिर्च, अनानास, सपाटा, मूंगफली इत्यादि। भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से मानी जाती है। अब बात करते हैं डचों की। पुर्तगाली के बाद डच भारत आए। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1592 ईस्वी में ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। कॉर्नवालिस हाउटमैन भारत आने वाले पहले डच थे। डचों ने तमिलनाडु में नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, बंगाल में चिंसुरा, मालाबार तट पर माहे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में डच मुख्यालय नागपट्टनम में स्थापित किया गया। डच पुर्तगालियों और अंग्रेजों की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और इस तरह उन्होंने भारत छोड़ दिया। इंडोनेशिया के व्यापार और वाणिज्य पर डचों का पूर्ण एकाधिकार एक अन्य कारण था जिस कारण उन्होंने भारत पर अपने दावों को छोड़ दिया। अब बात करते हैं डेनिश की। डेनमार्क भारत आने वाली एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ। उन्होंने तमिलनाडु 1620 ईस्वी के ट्रैंकोबार, इसे हम ट्रैंक्यूबर भी कहते हैं, में व्यापारिक आउटपोस्ट स्थापित किया और अपने राजा फ्रेडरिक फिफ्थ के सम्मान में 1755 में सेरामपुर, पश्चिम बंगाल के निकट फ्रेडरिक नागौर नामक स्थान पर कॉलोनी स्थापित की। डेनमार्क के साथ युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा इस पर 2 बार कब्जा किया गया था। फ्रेडरिक नागौर एक वाणिज्यिक उद्यम के रूप में विफल रहा। अब बात करते हैं डेनिश लोगों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। सन 1799 ईस्वी में विलियम कैरे और उनके 2 साथी बैप्टिस्ट मिशनरियों ने बाइबल की प्रतियां मुद्रित करने के लिए सेरामपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1891 में कैरे ने सेरामपुर कॉलेज स्थापित किया, जो एशिया में पश्चिमी शैली की उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली पहली संस्था थी। 1827 ईस्वी में डेनमार्क के किंग द्वारा रॉयल चार्टर जारी कर सेरामपुर कॉलेज को कोपेनहेगन के समान विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने सेरामपुर को ब्रिटेन को सौंप दिया। इस तरह बंगाल में करीब 150 वर्षों तक डेनिश उपस्थिति बनी रही। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। 1588 ईस्वी में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों की जीत के बाद देश की वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े लोग और व्यापारी ईस्ट इंडीज़ के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करने के बारे में सोचने लगे। 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सीधे व्यापार करने हेतु कंपनी बनाने की योजना की गई थी। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। इसे 2 वर्षों के पूर्व नोटिस देकर समाप्त किए जाने का प्रावधान था। इसे बाद में किंग जेम्स प्रथम ने, अगर व्यापार में एकाधिकार बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के लिए हानिकारक पाया गया तो 5 वर्ष के नोटिस पर समाप्ति का प्रावधान को जोड़कर दीर्घकालिक बना दिया। व्यापारिक कोठियों की स्थापना। 1612 में कप्तान बेस्ट ने सूरत के पास सवेले सवेले के युद्ध में पुर्तगाली बेड़े को हराया तथा सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति ली। 1615 में सर थॉमस रो को किंग जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जिन्होंने अपने दरबार में विद्रोह के बावजूद अंग्रेज़ों को व्यापारिक रियायतें दी। 1622 में अंग्रेज़ों ने ईरान को पुर्तगालियों से हरमुज पर कब्जा करने में मदद कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। उसी साल उन्होंने आराम गांव और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित की। 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुर में कारखाना स्थापित किया गया। 1640 में मद्रास खरीदकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके बाद 1651 में हुगली में एक फैक्ट्री बनाई गई और 10 पाउंड स्टर्लिंग की मामूली किराए पर किंग जेम्स द्वितीय से बॉम्बे द्वीप को पट्टे पर ले लिया गया था।
1688 में अंग्रेजों ने विपरीत परिस्थिति का सामना किया जब वे बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां से लड़े और पराजित हुए। उन्हें मुगल क्षेत्र से बाहर निकलने और सूरत में अपनी फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा गया। उन्होंने तुरंत शांति समझौता किया और अपनी खोई स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। शांति समझौते के द्वारा कलकत्ता के पास एक और फैक्ट्री के लिए अनुमति दी गई तथा अंग्रेजों ने सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता नामक 3 गांवों को खरीदा, जिनसे मिलकर वर्तमान कोलकाता बना। 1714 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन तात्कालिक मुगल बादशाह फर्रुखसियर से मिलने गया। इस व्यापारिक मिशन में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे, तथा ख्वाजा सेहुर्द, ये अर्मेनियाई द्विभाषीय व्यक्ति थे, 2 भाषा में बात करने वाले, शामिल थे। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, जिसने सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी, की सेवा से प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निम्नलिखित सुविधाओं वाला फरमान जारी किया। बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर लेने का अधिकार दिया गया। बम्बई के टकसाल से जारी किए गए कंपनी के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता प्रदान की गई। सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक कर देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। इतिहासकार ओम्स ने फर्रुखसियर द्वारा जारी किए गए इस फरमान को कंपनी का महान अधिकार पत्र या कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी के आंतरिक विकास 1615 और 1686 के बीच कंपनी की शक्ति लगातार बढ़ती गई। 1615 में इसे अपने कैप्टन को कमीशन प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। 1625 में कंपनी के गवर्नरों और निदेशकों को सिविल के साथ साथ आपराधिक मामलों के क्षेत्र में भी न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई। 1661 ईस्वी में कंपनी को विदेशों में अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सैनिकों और गोला बारूदों के साथ युद्धक जहाज भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। 1683 ईस्वी में घोषणा करने और शांति स्थापित करने तथा सेना की संख्या को बढ़ाने, प्रशिक्षित करने तथा बनाए रखने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया कंपनी को। 3 साल बाद 1686 ईस्वी में इसे अपने नौसेना के एडमिरल की नियुक्ति और सभी प्रकार के मुद्रा जारी करने का अधिकार मिल गया। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की। भारत आने वाले अंतरिम लास्ट जो थे फ्रांसीसी व्यापारी थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई। इस कंपनी का नाम कंपनी द इंड ओरिएंटल रखा गया। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री स्थापित की। 1673 में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति दी। पौंडीचेरी और फ्रांसीसी वाणिज्यिक वृद्धि, इस पर बात करते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी नाम का गांव प्राप्त किया और यहाँ एक संपन्न शहर की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। धीरे धीरे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। फ्रांसीसियों का भारत आने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य था। भारत आने से लेकर 1741 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिशों के समान पूर्णतः वाणिज्यिक ही था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 ईस्वी में यनम, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं प्रमुख यूरोपीय कंपनियां और उनके स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो द इंडिया 1498 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरीगंडे ओस्ट इंडिशे कंपनी 1602 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेज ओरिएंटलेज 1664 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। धन्यवाद।